महाराज राजवीर का राज्य बड़ा ही समृद्ध और प्रगत था। उनके राज्य में बहुत सारी सुख सुविधाएं थी। महाराज राजवीर और उनके सभी मंत्रीगण प्रजा के प्रति अपने कर्तव्यों का वहन करते थे। बस एक ही कमी थी, महाराज राजवीर के सेनापति सूर्यकांत बड़े ही आलसी थे। एक दिन, अरे उठिए, राजसभा में जाने का समय हो रहा है। महाराज, यदि आपसे पहले राजसभा में पहुंच गए तो अनर्थ हो जाएगा। हाँ हाँ पता है, बस थोड़ी देर सोने दो। अरे क्या सोने दो, आप राज्य के सेनापति हैं। आप यदि समय पर राजसभा में नहीं जाएंगे तो राजसभा का अपमान होगा। महाराज क्रोधित हो जाएंगे। हे ईश्वर, ये कैसे आलसी इंसान के साथ आपने मेरी गांठ बांध दी। उठिए। सोनाक्षी के बार बार उठाने के बाद सेनापति सूर्यकांत उठकर तैयार हो जाते हैं और राजसभा में पहुंचते हैं। हालांकि सेनापति सूर्यकांत वीर योद्धा थे, परंतु उनके आलस के कारण उन्हें कई बार महाराज के क्रोध का भागी बनना पड़ता था। आज भी महाराज कुछ बता रहे थे और सेनापति उबासियां ले रहे थे। क्यों सेनापति महोदय, लगता है आज भी आपकी नींद पूरी नहीं हुई है। नहीं नहीं महाराज, ऐसी कोई बात नहीं है। तो फिर आप इतनी उबासियां क्यों ले रहे हैं? मेरी बात पर ध्यान भी नहीं है महाराज, मेरा पूरा ध्यान है। हाँ, तो जैसा कि मैं कह रहा था, आजकल प्रजा से बहुत ज्यादा शिकायतें आ रही हैं। राज्य में चोरी की वारदातें बढ़ रही हैं। जी महाराज, कई लोगों ने आकर शिकायतें की हैं। चोरों ने तो पूरे राज्य में कहर बरसाया हुआ है, लूट मचा रखी है। वन के मार्ग से आने जाने वाले व्यापारियों और धनिकों को चोर चाकू और शस्त्रों का धाक दिखाकर लूटते हैं। कई लोगों ने तो उस मार्ग से आना ही बंद कर दिया है। दिन हो या रात हो, वो चोरी करने से कतराते नहीं हैं। ये तो बहुत बड़ी समस्या हो गई है। सेनापति सूर्यकांत, उन चोरों को पकड़कर लाने का दायित्व मैं आपको सौंपता हूँ। किसी भी परिस्थिति में शीघ्र अतिशीघ्र वो चोर मेरे समक्ष खड़े किए जाएं। अवश्य महाराज, मैं उन चोरों को पकड़ने का पूरा प्रयास करूंगा। प्रयास नहीं सेनापति, उन्हें आपको पकड़ना ही है। एक सेनापति का यह कर्तव्य है कि वो अपने राज्य को सुरक्षा प्रदान करे, और यहाँ तो हमारे राज्य की सुरक्षा की धज्जियां उड़ा दी हैं उन चोरों ने। प्रजा की रातों की नींद गायब हो गई है। जाइए और उन चोरों को पकड़ने का कार्य आरंभ कीजिए। महाराज राजवीर का आदेश लेकर सेनापति अपने भवन में आते हैं। क्या हुआ? किस कार्य से बुलाया था महाराज ने? वो राज्य में बढ़ती चोरियों के कारण प्रजा भयभीत हो गई है। उन चोरों को पकड़ने का दायित्व दिया है महाराज ने। हाँ, ये बात तो सत्य है। पूरे राज्य में चारों ओर यही चर्चा है। चोरों ने तो जैसे लोगों का घर से बाहर आना जाना ही बंद कर दिया है। रात को भी उन्हें चैन नहीं होता। हाँ, पर पता नहीं वो कितने चोर हैं, कहाँ-कहाँ अपनी योजना बनाते हैं। इस सब की जानकारी प्राप्त करना तो आपका काम है। आप अभी काम पर लग जाइए। हाँ, अभी मुझे थोड़ा आराम करने दो। मैं कल से इस कार्य को आरंभ करूंगा। अगले दिन भी सेनापति की पत्नी सोनाक्षी उसे फिर से चोर को पकड़ने के बारे में याद दिलाती है। फिर से सेनापति बात को टाल देता है। उनके आलस से उनकी पत्नी सोनाक्षी परेशान हो जाती है। एक दिन, भूरा, आज तक हमने इस राज्य में इतनी चोरियां की हैं, लेकिन आज तक हमें कोई नहीं पकड़ पाया। मुझे लगता है कि आज हमें कोई बड़ा हाथ मारना चाहिए। हाँ, मैं सोच रहा हूँ कि सीधे राजमहल में ही चोरी करते हैं इस बार। नहीं, राजमहल में नहीं जा सकते। महाराज राजवीर के पास चोरी की बहुत शिकायतें पहुँच गई हैं। राजमहल में सुरक्षा कड़ी होगी, हम वहाँ नहीं जा सकते। तो फिर? सुना है कि इस राज्य का जो सेनापति है वो बड़ा ही आलसी है। कुछ दिनों पहले महाराज ने हमें पकड़ने का जिम्मा सेनापति पर डाला था, लेकिन देखो, उस आलसी ने आज तक हमें पकड़ने के लिए कुछ नहीं किया। हमें उसके घर में ही चोरी करनी चाहिए। सेनापति होने के वजह से उसके घर के आसपास ज्यादा सुरक्षा नहीं होगी। हाँ, ये योजना सही है। हम सेनापति के घर में ही चोरी करते हैं। राज्य के सेनापति के घर चोरी करने के बाद हमारी दहशत चारों तरफ फैल जाएगी। हाँ, सभी हमसे डर के रहेंगे। एक रात जब सेनापति
और सोनाक्षी सो रहे थे, तब फूला और भूरा दोनों छुपकर सेनापति सूर्यकांत के घर जाते हैं। दोनों दबे पांव आगे बढ़ते हुए तिजोरी तक पहुंच जाते हैं। दोनों धीरे धीरे बात कर रहे होते हैं कि तभी सोनाक्षी की नींद खुल जाती है। सुनिए जी, अब मुझे लगता है कि घर में कोई घुस गया है। अरे नहीं, तुमने कोई सपना देखा होगा, सो जाओ। मुझे लगता है कि चोर घुस आए हैं, आप जाकर देखिए ना। बाद में जाता हूँ। हे ईश्वर, क्या करूं मैं इस इंसान का। जब तक ये चोरों को पकड़ने जाएंगे तब तक तो चोर सारा धन लूट कर चले जाएंगे। फिर सोनाक्षी खुद ही हाथ में एक छड़ी लेकर धीरे से तिजोरी के पास पहुंचती है। फूला और भूरा उसे देख लेते हैं। इससे पहले कि फूला और भूरा कुछ करे, सोनाक्षी उन्हें लाठी से पीटने लगती है और जोर जोर से चिल्लाकर सबको बुलाती है। सभी नौकर भाग के आते हैं और दोनों चोरों को पकड़ लेते हैं। अगले दिन सेनापति जी, इन दोनों चोरों ने आपके घर में चोरी करने का प्रयास किया। ये तो बहुत ही लज्जित करने वाली बात है। ये तो अच्छा हुआ कि आपकी चतुर पत्नी ने उन्हें अपनी बुद्धि का उपयोग करके पकड़ लिया। यदि वो भी भयभीत हो जाती तो ये चोर आपके घर में चोरी करके भाग जाते और आपको पता ही नहीं चलता। मुझे क्षमा कर दीजिए महाराज। मैं आपको अंतिम अवसर दे रहा हूँ सेनापति सूर्यकांत। यदि अब भी आपने अपने आलस का त्याग नहीं किया तो मुझे आपको सेनापति के पद से मुक्त करना होगा। नहीं महाराज, मैं आगे से ध्यान रखूंगा। कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन, महाराज, आपने सेनापति सूर्यकांत को अंतिम अवसर तो दे दिया है, परंतु क्या वह इस अवसर के योग्य है? राज्य में सेनापति को तो कितना चुस्त दुरुस्त रहना चाहिए। किसी भी संकट को राज्य में आने से पहले ही उसे रोक देना ये सेनापति का दायित्व होता है। और यहाँ हमारे सेनापति तो कितने आलसी हैं। वो तो उनकी पत्नी सोनाक्षी के उपकार हैं राज्य पर, जो उसने चोरों को पकड़ा। अन्यथा उन चोरों का धैर्य और बढ़ जाता और वो कदाचित राजमहल में चोरी करने का भी प्रयास करते। आप सही कह रही हैं महारानी, परंतु सेनापति सूर्यकांत वीर योद्धा है। जब वो रणभूमि में शत्रु के सामने होते हैं तब उनकी तलवार की वार से शत्रु बच नहीं पाता। बस उनके इस आलस का कुछ करना होगा, इसीलिए हमने उन्हें अंतिम अवसर दिया है। अब यही देखना है कि वो इस अवसर का उपयोग करते हैं या उसे गवा देते हैं। एक दिन महामंत्री भागकर महाराज के पास आते हैं। महाराज, महाराज। क्या हुआ महामंत्री जी, आप ऐसे भागते हुए क्यों आ रहे हैं? महाराज, अभी अभी हमारे गुप्तचर आए थे। उन्होंने बताया कि शत्रु राज्य के राजा भानु सिंह ने हमारे राज्य की पश्चिम सीमा पर आक्रमण कर दिया है। गांव में घुसकर गांव वालों को लूट रहे हैं और प्रजा को परेशान कर रहे हैं। हमारी प्रजा को तंग करने का दुस्साहस उस दुष्ट भानु सिंह का। महामंत्री जी, तुरंत सेनापति जी को बुलाइए। महामंत्री सेनापति को बुलाते हैं। कुछ देर के बाद सेनापति आते हैं और सेनापति सूर्यकांत, पता चला है कि हमारे शत्रु ने राज्य की पश्चिमी सीमा पर आक्रमण कर दिया है। आप सेना की आधी टुकड़ी लेकर उत्तर मार्ग से जाइए। मैं पूर्व मार्ग से जाकर उन्हें रोकने का प्रयास करता हूँ। पर महाराज, मैं उत्तर सीमा से जाकर क्या करूँगा? मुझे तो रणभूमि में उनके सामने जाना चाहिए। हाँ, परंतु शत्रु को चकमा देने के लिए हम 2 टुकड़ियों में जाएंगे। आप उत्तर सीमा से जाकर उन्हें घेर लेंगे और मैं सामने से जाकर उन पर आक्रमण करूंगा। ठीक है महाराज। महाराज राजवीर सैनिकों की आधी टुकड़ी लेकर शत्रु से भिड़ने के लिए चले जाते हैं। इधर सूर्यकांत घर आता है। ये क्या, राज्य पर इतना बड़ा संकट आया है और आप यहाँ आराम से बैठे हैं? अरे, मैंने सैनिकों को कह दिया है कि शस्त्र और हथियार लेकर थोड़ी देर के बाद राजमहल के पास आ जाएं। मैं कुछ देर बाद जाकर उन्हें लेकर आगे चला जाऊंगा। अरे, परंतु आप सेनापति हैं, आपको उन्हें आदेश देकर उनके आगे जाना चाहिए और आप उनकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। अरे हाँ हाँ, चला जाऊंगा। वैसे भी महाराज आगे जा चुके हैं और महाराज का युद्ध कौशल तो मुझसे कई अधिक है।
माना कि महाराज का युद्ध कौशल आपसे अधिक है, परंतु इस समय उन्हें आपकी सुरक्षा की आवश्यकता है और आप यहाँ आराम कर रहे हैं। महाराज को तो गए हुए कितना समय बीत चुका है। यदि आप समय पर नहीं पहुँचे और महाराज को कुछ हो गया तो मैंने सुना है कि शत्रु के पास हमसे कई ज्यादा सैन्य है। सोनाक्षी सूर्यकांत से बात कर ही रही थी कि तभी एक सेवक आकर बताता है कि महाराज को शत्रु ने बंदी बना लिया है और महारानी सेनापति जी पर बहुत क्रोधित हो गई है। देखा, जिसका भय था वही हुआ। आप यदि समय पर जाते तो महाराज बंदी नहीं बनते। आपके आलसीपन के कारण आपने महाराज को फंसा दिया और महारानी का क्रोध अब आप पर टूटेगा, वो अलग। नहीं, मैं सेनापति हूँ, मैं महाराज को कुछ नहीं होने दूंगा। महाराज ने आपसे पहले ही कहा था कि ये आपका अंतिम अवसर है। अब तो महाराज बंदी बन गए हैं। यदि महाराज शत्रु राज्य से बाहर नहीं आ पाए तो ये राज्य ही नहीं रहेगा। जब महाराज ही नहीं रहेंगे तो आपका पद भी नहीं रहेगा। शत्रु राजा हम सबको गुलाम बना लेगा। आगे का पूरा जीवन हमें गरीबी में व्यतीत करना पड़ेगा। अब भी समय है, अपने आलस को फेंक दीजिए और शत्रु पर टूट पड़िए। मुझे विश्वास है कि आप अपने शौर्य से महाराज को जरूर छुड़ा लाएंगे। परंतु मेरे पास तो आधी ही सेना है और अब ज्यादा समय भी नहीं है। मैं महारानी से कहकर उनके मायके से सेना का प्रबंध करती हूँ। आप जाने के लिए सज्ज हो जाइए और हाँ, आप उत्तर दिशा की सुरंग के मार्ग से जाइए। सुरंग का मार्ग शत्रु को पता नहीं होगा। जब तक वो महाराज को अपने राज्य से लेकर पहुँचे तब तक आप सुरंग पार करके उन्हें घेर सकते हैं। तुम सच में बहुत चतुर हो। कभी कभी तो मुझे लगता है कि मुझे नहीं, तुम्हें ही सेनापति होना चाहिए। अभी आप अपना दायित्व पूरा कीजिए, मेरी तारीफ बाद में करना। महाराज को और हमारे राज्य को आपके पराक्रम की बहुत आवश्यकता है। शत्रु को परास्त करके महाराज को सुखपूर्वक यहाँ ले आइए। यदि आप पूरे मन से ठान लेंगे तो बड़ी ही सरलता से आलस को त्याग सकते हैं। हाँ, मुझे अब सबक मिल गया है। तुम जाकर महारानी से बात करो, तब तक मैं सेना को सज्ज करके आगे चलता। सेनापति सूर्यकांत सेना के आगे जाते हैं। सोनाक्षी महारानी से कहकर उनके मायके की सेना को भी सेनापति के पीछे उनकी सहायता के लिए भेज देती है। सेनापति शत्रु राजा भानु सिंह को घेरकर महाराज राजवीर को मुक्त कराते हैं। सेनापति के साथ महाराज राजवीर सकुशल अपने राज्य लौट आते हैं। सेनापति सूर्यकांत, आज आपने अपने शौर्य और पराक्रम का प्रदर्शन करते हुए मुझे शत्रु से बचाया है। मैं आपसे बहुत प्रसन्न हूँ। महाराज, ये तो मेरी चतुर पत्नी के कारण संभव हुआ है। मैं तो अपने आलस में रहकर आराम कर रहा था, परंतु मेरी पत्नी ने मुझे अपने दायित्वों का स्मरण कराकर मुझे आलस का त्याग करने को कहा, अन्यथा पता नहीं क्या हो जाता। मैंने तो आज तक एक सेनापति होने का दायित्व ठीक से नहीं निभाया, परंतु आज जब सोनाक्षी ने मुझे आपका रक्षण करने के लिए कहा, तब मैंने अपने आलस का त्याग किया और सेना को लेकर पहुंच गया। सेनापति जी, आपने आलस का त्याग किया, ये अच्छी बात है। अब फिर से अपने आलस को अपने शरीर में स्थान मत दीजिएगा। जी महाराज, मैं आपको वचन देता हूँ कि मैं अब कभी आलस नहीं करूँगा और राज्य के प्रति अपने सारे कर्तव्यों का निर्वाह करूँगा। सेनापति सूर्यकांत आलस छोड़ देते हैं। सोनाक्षी भी अपने पति को आलस से मुक्त हुआ देख खुश हो जाती है। महाराज सत्यवान, मैं आपसे भेंट करने आया हूँ। मैं आपसे कुछ प्रश्न पूछूंगा। यदि आपने उन प्रश्नों के सही उत्तर नहीं दिए तो दंड स्वरूप आपको मुझे आपका आधा राज्य देना पड़ेगा। आप अवश्य पूछिए ऋषिवर। मैं आपको वचन देता हूँ कि यदि मैंने आपके प्रश्नों के सही उत्तर नहीं दिए तो मैं आपको अपना आधा राज्य दे दूंगा। महाराज, मेरा पहला प्रश्न ये है कि हर प्रश्न का उत्तर हाँ या ना में दे सकते हैं, परंतु ऐसा कब होता है कि हम कोई भी एक उत्तर नहीं दे सकते। और मेरा दूसरा प्रश्न है कि 6 औरतें हैं, उनके पास 3 रोटियां हैं। उन 3 रोटियों को सभी में एक समान रूप से बांटना है। किसी को भी कम रोटी ना आए और किसी को ज्यादा रोटी ना आए, साथ ही रोटी को तोड़ना भी नहीं है। महाराज सत्यव्रत दोनों प्रश्नों के उत्तर बताने का प्रयत्न करने लगते हैं, पर उन्हें एक भी प्रश्न का उत्तर नहीं आता है। ऐसा कब होता है कि हम किसी प्रश्न का उत्तर हाँ या ना में नहीं दे सकते? किसी भी प्रश्न का उत्तर हम हाँ और ना में ही दे सकते हैं।
और 3 रोटियों को 6 औरतों में कैसे बांट सकते हैं, वो भी बिना तोड़े? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। क्या हुआ राजन, आपको मेरे प्रश्नों के उत्तर नहीं पता हैं? नहीं ऋषिवर, मैं आपके प्रश्नों के उत्तर देने में असमर्थ हूँ। यदि ऐसा है तो वचन के अनुसार आपको अपना आधा राज्य मुझे देना होगा। जी ऋषिवर। महाराज सत्यवान सपने में ऋषिवर को अपना आधा राज्य देने का संकल्प लेते हैं और तभी उनकी नींद खुल जाती है। ओह, अच्छा, तो ये एक सपना था। सपने के विषय में सोचकर महाराज सत्यवान बहुत चिंतित हो जाते हैं। कुछ समय के बाद, क्या हुआ महाराज, आप बहुत चिंतित प्रतीत हो रहे हैं। हाँ महारानी, मुझे एक चिंता तो है। आप महामंत्री जी को बुलाइए, मैं उनके सामने ही मेरी समस्या बताता हूँ। थोड़ी देर बाद महामंत्री जी आते हैं और क्या हुआ महाराज, कौन सी समस्या आई है? महारानी सुखदा, महामंत्री जी, आज प्रातः समय मैंने एक सपना देखा। एक ऋषिवर ने मुझसे 2 प्रश्न पूछे, उन प्रश्नों के उत्तर मैं नहीं दे पाया और दंड स्वरूप मुझे अपना आधा राज्य उन ऋषिवर को देना पड़ा। क्या आधा राज्य? हाँ महारानी, उन्होंने मुझसे वचन लिया था कि उत्तर ना आने पर मैं अपना आधा राज्य उन्हें दे दूंगा। सुबह का सपना तो हमेशा सच होता है महाराज, आपको कुछ करना होगा। यदि ये सपना सच हो गया तो आपको अपने आधे राज्य का त्याग करना होगा। वही तो समस्या है महारानी सुखदा, समझ नहीं आ रहा कि क्या करूं। ऐसे कौन से जटिल प्रश्न पूछे थे ऋषिवर ने आपको महाराज? पहला प्रश्न था कि ऐसा क्या होता है कि हम प्रश्न का उत्तर हाँ या ना में नहीं दे सकते, और दूसरा प्रश्न था 3 रोटियों को 6 औरतों में समान रूप में कैसे बांट सकते हैं। ना रोटी को तोड़ना है और ना ही किसी को कम रोटी मिलनी चाहिए। ये तो सच में बहुत कठिन प्रश्न है महाराज। यही तो समस्या है महामंत्री जी, आप दे सकते हैं इन प्रश्नों के उत्तर? नहीं महाराज, मैं इतना बुद्धिमान नहीं हूँ, मैं इन दोनों सवालों के उत्तर नहीं दे सकता। मुझे शीघ्र ही ऐसे किसी बुद्धिमान व्यक्ति की खोज करनी पड़ेगी जिसे इन दोनों प्रश्नों के सही उत्तर पता हों। और यदि दुर्भाग्यवश किसी को भी इन दोनों प्रश्नों के उत्तर पता न हो तो जैसे मैंने उन्हें वचन दिया है, मैं उन्हें अपना आधा राज्य दे दूंगा। परंतु महाराज, वो वचन तो आपने ऋषिवर को अपने सपने में दिया था। सपने में दिया हुआ वचन भी वचन ही होता है महामंत्री। यदि वो ऋषिवर यहाँ पधारे तो मैं अपने वचन का पूरा सम्मान करते हुए उन्हें अपना आधा राज्य दे दूंगा। परंतु सर्वप्रथम आप पूरे राज्य में ये सूचना दे दीजिए कि राज्य में जितने भी बुद्धिमान व्यक्ति हों वो राजमहल आकर भेंट करें। जो भी मुझे सही उत्तर बताएगा मैं उन्हें 1000 सोने की मोहरें इनाम में दूंगा। महामंत्री सैनिक को राजभर में जाकर ये सूचना देने को कहते हैं। सुनो सुनो सुनो, हर नागरिक, हर प्रजाजन ध्यान से सुनो। महाराज ने राज्य में उपस्थित बुद्धिमान लोगों की खोज जारी की है। महाराज उन बुद्धिमान लोगों को 2 प्रश्न पूछेंगे। जो भी बुद्धिमान व्यक्ति महाराज के प्रश्नों के सही उत्तर देने में सफल होगा, महाराज उसे 1000 सोने की मुद्राएं इनाम में देंगे। इसीलिए अपना भाग्य आजमाने और बुद्धि की परीक्षा करने की जिसे इच्छा हो वो राजमहल में हाजिर हो। सैनिक सूचना देकर चला जाता है। ये सूचना सुनकर अरे वाह, 1000 सोने की मुद्राएं, ये तो बहुत अच्छा अवसर है धन कमाने का। हाँ, अवसर तो अच्छा है, परंतु महाराज कौन से प्रश्न पूछेंगे ये हमें कहाँ पता है। 1000 सोने की मुद्राएं इनाम में दे रहे हैं महाराज, इसका अर्थ है कि उनके प्रश्न भी इतने सरल नहीं होंगे। अरे ऐसे कितने जटिल प्रश्न पूछेंगे, यहाँ वहाँ का कुछ पूछ लेंगे, थोड़ा सा विचार करेंगे तो हम उत्तर दे पाएंगे, मुझे विश्वास है। ऐसी बात है तो कल चले जाते हैं राजमहल। पर एक समस्या है। अब कौन सी समस्या है? अरे वो गोविंद, वो है ना जिसे हमारे गांव का सबसे बुद्धिमान व्यक्ति कहते हैं। हाँ, पर मुझे नहीं लगता कि वो उन प्रश्नों के उत्तर दे पाएगा। अरे उसे तो धन का लालच भी नहीं है, इसीलिए वो राजमहल नहीं जाएगा। हाँ, देखते हैं।
अगले दिन राजमहल जाने की बात निश्चिंत करके सुरेश और अमर अपने घर चले जाते हैं। उधर गोविंद के घर पर आपने महाराज की घोषणा सुनी? हाँ, सुनी मैंने वो घोषणा। तो क्या विचार किया आपने? किस विषय में विचार किया? वही महाराज के प्रश्नों के विषय में। नहीं, जब मुझे महाराज के प्रश्न ही नहीं पता हैं, तो उसके बारे में विचार क्या करूं? पूरा गांव जानता है कि आपके जितना बुद्धिमान इस गांव में दूसरा कोई नहीं है। महाराज कितने भी कठिन प्रश्न पूछे, आप उनके उत्तर अवश्य देंगे, मुझे पूरा विश्वास है। परंतु मैंने तो ऐसा कोई विचार नहीं किया है। अर्थात आप महाराज के प्रश्नों का उत्तर देने राजमहल नहीं जाएंगे? नहीं। आपने सुना ना कि जो भी उनके प्रश्नों के सही उत्तर देगा उसे महाराज 1000 सोने की मुद्राएं देने वाले हैं। हाँ, सुना मैंने, परंतु मुझे उन सोने की मुद्राओं का कोई लालच नहीं है। गोविंद की ये बात सुनकर राधा गुस्सा हो जाती है। अगले दिन सुरेश और अमर राजमहल जाते हैं, लेकिन उन्हें महाराज के एक ही प्रश्न का उत्तर नहीं आता। नहीं, तुम दोनों के द्वारा दिए हुए उत्तर सही नहीं हैं। तुम जा सकते। कुछ दिन बीत जाते हैं। महामंत्री जी, कितने दिन बीत गए हैं, परंतु अभी तक कोई भी उन 2 प्रश्नों के उत्तर नहीं दे पाया है। महाराज, इतने लोग आए हैं आज तक राजमहल में, परंतु किसी ने भी सही उत्तर नहीं दिए हैं। सभी केवल 1000 सोने की मोहरों के लालच में राजमहल आ रहे हैं। सत्य कहा आपने। जो सच में बुद्धिमान होता है उसे किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। कुछ तो करना होगा महामंत्री जी। महाराज, मैंने सुना है कि गोविंद नाम का एक व्यक्ति है जिसे गांव के लोग बुद्धिमान समझते हैं। अच्छा, परंतु वो अभी तक यहाँ आया तो नहीं है। हाँ महाराज, मैं भी वही विचार कर रहा हूँ। महाराज, मैं खुद जाकर उस गोविंद से मिलता हूँ, पता करता हूँ कि वो अभी तक यहाँ क्यों नहीं आया है। अगले दिन महामंत्री गोविंद का पता ढूंढते हुए उसके घर पहुंच जाते हैं। महामंत्री जी, आप यहाँ कोई विशेष कार्य है क्या? मैंने सुना है कि तुम गांव के सबसे बुद्धिमान व्यक्ति हो। ऐसी कोई बात नहीं है महामंत्री जी, कभी कभी ऐसा हो जाता है कि कुछ समस्याएं मैं सुलझा देता हूँ, इसीलिए लोग मुझे बुद्धिमान समझते हैं, परंतु मैं खुद को सबसे बड़ा बुद्धिमान नहीं समझता। यदि सारा गांव तुम्हें सबसे बड़ा बुद्धिमान समझता है, फिर भी एक बात समझ नहीं आ रही कि तुम अब तक महाराज के 2 प्रश्नों के उत्तर देने के लिए राजमहल क्यों नहीं आए। महाराज ने इतना बड़ा इनाम भी रखा है। मुझे पता है महामंत्री जी, परंतु मुझे धन का लालच नहीं है। मैं जो हूँ उसमें सुखी हूँ। आवश्यकता से अधिक धन का संचय मुझ में अहंकार उत्पन्न हो जाएगा, इसीलिए मैं कभी ज्यादा की अपेक्षा नहीं करता। इसका अर्थ है कि तुम में महाराज के जटिल प्रश्नों का उत्तर देने का सामर्थ्य है, परंतु तुम दे नहीं रहे हो। तुम्हें पता है कि महाराज कितने व्यथित हैं। यदि महाराज को उन दोनों प्रश्नों के उत्तर नहीं मिले तो उन्हें अपना आधा राज्य त्यागना पड़ सकता है। क्या आधा राज्य त्यागना पड़ सकता है? हाँ, मेरा तुमसे अनुरोध है कि तुम राजमहल चलकर महाराज के उन दोनों प्रश्नों के उत्तर देने का प्रयत्न करो। महाराज के आधे राज्य को दूसरे के हाथों में जाने से बचाओ। महामंत्री जी की बात सही है, महाराज की सहायता करना तो हर प्रजावासी का कर्तव्य है। हाँ, तुम सही कह रही हो। फिर गोविंद महामंत्री के साथ राजमहल आता है। महाराज की जय हो। महाराज, बताइए आपके वो 2 प्रश्न क्या हैं? मैं आपके प्रश्नों के उत्तर देने का पूर्ण प्रयत्न करूंगा। मेरा पहला प्रश्न है कि ऐसा कब होता है कि हम प्रश्न का उत्तर हाँ या ना में नहीं दे सकते, और दूसरा प्रश्न है कि 3 रोटियों को 6 औरतों में समान रूप में कैसे बांट सकते हैं। ना तो रोटी को तोड़ना है और ना ही किसी को कम रोटी मिलनी चाहिए। अब बताओ गोविंद कि तुम महाराज के इन 2 विचित्र प्रश्नों के उत्तर दे सकते हो। मुझे विचार करने का थोड़ा समय दीजिए महाराज। गोविंद विचार करने लगता है। कुछ देर के बाद महाराज, कोई भी व्यक्ति किसी भी सवाल का जवाब हाँ या ना में नहीं दे सकता, परंतु एक स्थिति ऐसी होती है जब व्यक्ति हाँ या ना में उत्तर नहीं दे सकता। वो है नींद। जब व्यक्ति नींद में होता है तब अगर उससे पूछा जाए कि वो सो रहा है
तो वो उसका जवाब हाँ या ना में नहीं दे सकता, और यदि उसने जवाब दे दिया तो वो नींद में नहीं होता। इसीलिए नींद में हम किसी भी प्रश्न का उत्तर हाँ या ना में नहीं दे सकते। अद्भुत। और दूसरे प्रश्न का उत्तर? महाराज, आपने कहा था कि 3 रोटियों को बिना तोड़े 6 औरतों में ऐसे बांटना है कि सबको समान रोटी मिले, तो उसका उत्तर है कि हर एक औरत को एक एक पूरी रोटी मिल सकती है। परंतु औरतें तो 6 हैं, फिर सबको एक पूरी रोटी कैसे मिलेगी? यही तो इस प्रश्न का विचित्र पेच है महामंत्री जी। असल में 6 औरतें हैं ही नहीं, केवल 3 ही औरतें हैं। 3 औरतें? वो कैसे? मैंने तो तुम्हें 6 औरतों के विषय में बताया है। हाँ महाराज, देखने में वो 6 लगती हैं, परंतु वो हैं 3 ही। उनके एक दूसरे के साथ संबंध ऐसे हैं कि वो 6 होने का आभास होता है। अर्थात तुम कहना क्या चाहते हो? स्पष्ट कहो। एक सास, एक बहू और एक ननंद, ये तीनों औरतें हैं महामंत्री जी। जो सास है वो अपनी बहू की सास और बेटी की माँ है, जो बहू है वो ननंद की भाभी है। आप गौर से इन 3 औरतों का विचार करें तो आप समझ जाएंगे कि माँ बेटी, सास बहू, ननंद भाभी, दिखने वाली 6 औरतें असल में 3 ही हैं। उनका एक दूसरे के साथ रिश्ता ऐसा है कि 3 जोड़ियां हमें दिख रही हैं। महाराज सत्यवान और महामंत्री विचार करने लगते हैं और वाह वाह, अद्भुत गोविंद, तुमने तो इस प्रश्न का भी सही उत्तर दे दिया है। दिखते हैं 6 पर हैं 3 ही, इसीलिए तीनों को एक एक रोटी मिल जाएगी। तुमने तो मेरी समस्या को झट से हल कर दिया। ये प्रश्न जटिल थे। तुम सत्य में बहुत बुद्धिमान हो। कितनी सरलता से तुमने इन प्रश्नों के उत्तर दे दिए हैं। मुझे अब किसी ऋषि का भय नहीं है। यदि ऋषि यहाँ आ भी गए तो मैं उन्हें ये उत्तर दे दूंगा, और अपना राज्य मुझे उन्हें नहीं देना पड़ेगा। हाँ महाराज। महामंत्री जी, गोविंद को 1000 सोने की मुद्राएं दे दीजिए। महामंत्री गोविंद को 1000 सोने की मुद्राएं दे देते हैं। तभी वहाँ जो ऋषिवर महाराज सत्यवान के सपने में आए थे वो राजमहल आ जाते हैं। महामंत्री महाराज सत्यवान को उनके आने की खबर देते हैं। महाराज, एक ऋषिवर आपसे भेंट करने आए हैं। मेरे विचार से ये वही ऋषि हो सकते हैं। महामंत्री, आप उन्हें सम्मान सहित राज्यसभा में ले आइए। महामंत्री ऋषिवर को राज्यसभा में ले आते हैं। प्रणाम ऋषिवर। कल्याण हो राजन। बताइए ऋषिवर, आपके यहाँ आने का प्रयोजन क्या है? राजन, मैं आपको 2 प्रश्न पूछूंगा। यदि आपने उनके उत्तर मुझे दे दिए तो मैं आपको ढेर सारे आशीर्वाद दूंगा। मेरे आशीर्वाद से आपके राज्य में कभी किसी वस्तु की कमी नहीं होगी। परंतु यदि आपने मुझे मेरे प्रश्नों के उत्तर नहीं दिए तो आपको आपका आधा राज्य मुझे देना पड़ेगा। अवश्य ऋषिवर, मैं आपको वचन देता हूँ। फिर ऋषिवर वही 2 प्रश्न महाराज सत्यवान से पूछते हैं और महाराज गोविंद ने दिए हुए उत्तर ऋषिवर को देते हैं। आप सत्य में बहुत बुद्धिमान हैं महाराज। मैं आशीर्वाद देता हूँ कि आपके राज्य में सदा सुख और समृद्धि बनी रहेगी। आपके राज्य में कभी भी कोई समस्या नहीं आएगी। आपका धन्यवाद ऋषिवर, परंतु मैं आपसे एक सत्य कहना चाहता हूँ। कैसा सत्य महाराज? ऋषिवर, इन दोनों प्रश्नों के उत्तर मैंने अपनी बुद्धि से नहीं दिए हैं। कुछ दिनों पहले मैंने अपने सपने में आपको मुझसे यही प्रश्न पूछते देखा था। इसीलिए मैंने अपने राज्य के बुद्धिमान व्यक्ति से ये प्रश्न पूछे। उसी ने मुझे ये दोनों उत्तर दिए हैं ऋषिवर। मैं आपसे असत्य कहकर आपसे आशीर्वाद प्राप्त नहीं कर सकता, इसीलिए मैं आपको ये सत्य बता रहा हूँ। आपने मुझे सत्य बताकर अपने नाम का ही सम्मान किया है महाराज। मेरा आपसे अनुरोध है कि जिस व्यक्ति ने आपकी इतनी सहायता की है उस बुद्धिमान व्यक्ति को आप अपने राज्य का सलाहकार बना लें। ऐसे बुद्धिमान व्यक्ति का आपके साथ होना आपके राज्य को उन्नति की ओर ले जाएगा। मेरा आशीर्वाद तो है ही, परंतु उसका साथ नई ऊंचाइयों पर ले जा सकता है। अवश्य ऋषिवर, मैं आपके अनुरोध को आदेश मानकर उस व्यक्ति को अपने राज्य का सलाहकार बनवाऊंगा। ऋषिवर चले जाते हैं। महाराज सत्यवान गोविंद को बुलाकर उसे अपना मुख्य सलाहकार घोषित करते हैं। राजा के 2 विचित्र सवालों के उत्तर देकर बुद्धिमान गोविंद राज्य का सलाहकार बन जाता है।